हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग लिमिट्स के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि लिमिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो 11th क्लास में तो इम्पॉर्टेंट है ही, 12th क्लास में भी जो कंटिन्यूटी का टॉपिक है उसका ये बेसिक है, क्योंकि कंटिन्यूटी को सॉल्व करते वक्त हम लोग लिमिट को भी सॉल्व करते हैं। तो चलो हम लोग लिमिट जो है वो सीखना चालू करते हैं। तो बच्चों, लिमिट के अंदर क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और अपॉन के अंदर एक्स क्यूब माइनस 7 लिखा हुआ है। तो अगर हम इसके अंदर में डायरेक्टली x को 2 पुट करें, जो कि हम रख के देख सकते हैं, तो इससे जो है 0/0 नहीं आएगा। और यहाँ पर साइड में मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है और अपॉन में जो है वो एक्स क्यूब माइनस 8 है। तो देखने में ये दोनों क्वेश्चन जो है वो लगभग एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे नंबर्स का फ़र्क है, लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम इस वाले के अंदर में x को डायरेक्टली 2 रख दें तो इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम रख के देखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्व होकर जो है ऊपर जो है सॉल्व होकर 2 आ रहा है और नीचे जो है सॉल्व होकर 1 आएगा, तो इसका आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। तो इस वाले के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम इसके अंदर में डायरेक्टली वैल्यू रख सकते थे। अगर हम इसके अंदर कोई भी मेथड लगाएं, कोई भी फार्मूला लगाएं, तो भी आंसर जो है वो 2 ही आएगा। तो इसके अंदर हम डायरेक्टली वैल्यू रख सकते थे। तो ये जो है नॉट इन 0/0 फॉर्म था, ये 0/0 फॉर्म में नहीं था। यानी कि जब हमने इसमें x को 2 रखा तो न तो ऊपर 0 आया न तो नीचे 0 आया, तो 0/0 फॉर्म में नहीं था। उसके बाद में बच्चों ये वाला हमारा क्वेश्चन है, इस वाले के अंदर में अगर हम x को 2 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट है x अप्रोचेस टू 2, तो अगर हम x को 2 रख देंगे तो ये 0/0 आ जाएगा। तो 0/0 में कभी भी हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखते हैं, उसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है कि जैसे कोई भी पोलोनोमियल है, ठीक है, मैं एक यहाँ पे पोलोनोमियल लिख के बताता हूँ। जैसे एक पोलोनोमियल है ये एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, हम इसके अंदर में हिट एंड ट्रायल यानी ऐसे ट्रायल करके x को जो है 2 रख के देखते हैं क्या होता है। तो x को हम इसके अंदर में 2 रखते हैं, तो यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर और ये हमने वैल्यू रख दी, तो ये 8 आएगा, ये 24 आएगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 6 24 और ये 22 हो जाएगा और ये -6। तो 8 में से माइनस होगा 24, तो यहाँ पे जो है -16 बचेगा और 22 -6 होगा तो ये +16 बचेगा, तो ये सॉल्व होकर 0 आ जाएगा। यानी कि इसके अंदर में एट x = 2 जो है इस पोलोमियल की वैल्यू क्या है, 0। तो एक हमारी थ्योरम थी, उसे हम बोलते थे फैक्टर थ्योरम। तो एक हमारी फैक्टर थ्योरम थी जो ये कहती थी कि इफ़ x = 2 से इस x = 2 इससे जो है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रिंग्स px की वैल्यू अगर 0 आती है, तो इसका मतलब ये है कि x-2 इज़ ए फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब x-2 इसका फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस क्वेश्चन को, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पोलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, पोलिनोमियल हमारा ये था x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तो अगर हम इसको x-2 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके आप लोग देख सकते हो, और इसका जो रिमाइंडर है वो सॉल्व होकर ये आएगा। वो मैंने अपने दिमाग से फ़ौरन ही निकाल के बता दिया। आप चाहो तो नॉलेज का टेस्ट लेना चाहता हो मेरी, तो आप जो है खुद डिवाइड करके देख लेना, आंसर तो यही आएगा। तो इस तरह से हम इस जो पोलोमियल है उससे ये x-2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसीलिए इसको हम x-2 और फिर x² माइनस 4x प्लस 3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम ना फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो जो क्यूबिक पोलोमियल होते थे उसके अंदर हम इस तरह से फैक्टराइजेशन करते थे। तो अब यही कॉन्सेप्ट जो है वो अगर हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर में यूज़ करें, तो वही कॉन्सेप्ट अगर हम इस वाले क्वेश्चन में यूज़ करें, तो यहाँ पर x को अगर आप 2 रखोगे तो ऊपर वाला भी 0 आ जाएगा, नीचे वाला भी 0 आ जाएगा। तो इस वाले को हम लोग 0/0 फॉर्म बोलते हैं। तो जो 0/0 फॉर्म है उसके अंदर में हम दोनों को जो है फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि ये दोनों ना एल्जेब्रिक टर्म्स हैं, ऊपर भी एक पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है, तो फैक्टराइज कर लेंगे। और जो अभी हमने फैक्टर थ्योरम यहाँ पे पढ़ी थी, जो मैंने आपको यहाँ पे ये समझाई थी, इसका इसके अंदर में ये यूज़ है। आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है कि जब x = 2 रखने पर 0 आता है दोनों में, ऊपर भी और नीचे भी,
तो इसका मतलब है x माइनस टू जो है वो दोनों का फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर में फैक्टर बनाएंगे। तो ऊपर क्वाड्रेटिक है ये, तो इस वाले के अंदर में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो x माइनस टू और x माइनस थ्री ये इसके फैक्टर बनेंगे। और ये एक्स क्यूब माइनस एट है ना, तो इस वाले में हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि होता है ए माइनस बी और फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है। गलती से यहाँ स्क्वायर लिख दिया था, उसको काट दिया मैंने, ए माइनस बी है तो ए माइनस बी, फिर एक और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। तो यहाँ पर ये जो एक्स क्यूब माइनस एट लिखा हुआ है, तो एट को हम क्या लिख सकते हैं, टू का क्यूब। तो ये हमारा जो है एक्स माइनस टू और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो अपॉन वाला जो है वो एक्स माइनस टू और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर ये फैक्टर बन जाएगा। और फिर हम इसको जो है एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे इतनी देर से, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, यही तो हम डिस्कस कर रहे थे कि x को 2 रखने पर अगर दोनों जीरो होते हैं तो फैक्टराइज करने में दोनों में ऊपर भी और नीचे भी x माइनस टू जो है फैक्टर बनेगा। और वास्तव में ये बना है। और जब तक ये फैक्टर नहीं बनेगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और ऊपर नीचे फैक्टर बनने के बाद में ये कैंसिल होता है। कैंसिल होने के बाद में हम क्या करते हैं, जो बची हुई टर्म्स है उसको हम लिखते हैं। और बची हुई टर्म्स के अंदर में 99% वापस जो है x को 2 रखने पर ज़ीरो नहीं आएगा। किसी किसी क्वेश्चन में बनाते हैं ऐसे लोग क्वेश्चन दिमाग से कि अभी भी जो है वो x को 2 रखने से ज़ीरो आएगा, तो वापस उसमें से x माइनस टू फैक्टर निकलता है। पर ऐसे क्वेश्चन बहुत कम है, 1%। 99% के अंदर में तो ऊपर नीचे जो बच गया। तो इस वाले के अंदर हम लिमिट लेनी है। तो अब चूँकि ये 0.0 फॉर्म नहीं है, ठीक है, अब ये 0.0 फॉर्म नहीं है। 0.0 फॉर्म x माइनस टू की वजह से था, तो वो तो हमने काट दिया। अब हम इसके अंदर में x को 2 रख सकते हैं, तो पुट कर देंगे x को 2, तो इसमें x को हम 2 रख देंगे, तो नीचे भी x को हम लोग यहाँ पे 2 रख देंगे। तो इस तरह से ये सॉल्व होकर -1 अपॉन 4 प्लस 4 यानी कि -1/12 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो -1/12 जो है ये इस लिमिट का आंसर आ रहा है, -1/12। तो बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा कि सर ये तो हम लोग को आता है, ये इजी है। लेकिन चूँकि अब हम लिमिट्स जो है उसको वापस से रिवाइज़ कर रहे हैं, इसीलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताना बहुत ज़रूरी थे। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से देखो, अभी तक जो वीडियो में मैंने आपको क्या क्या रिवाइज़ कराया। एक मैंने आपको ना फैक्टर थ्योरम रिवाइज़ कराई, ठीक है, और फैक्टर थ्योरम से आपको बताया कि जैसे x = a रखने से अगर पोलिनोमियल के अंदर में 0 आता है तो x माइनस ए इज़ ए फैक्टर, वो जो है उसका फैक्टर होगा, तो उसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। उसके बाद में दूसरी चीज़ हमने सीखी कि लिमिट के किसी भी क्वेश्चन में अगर लिमिट जो भी है, जैसे x अप्रोचेस टू 5 है, तो 5 को हम डायरेक्टली रख के देखते हैं पहले रफ में। अगर 0.0 फॉर्म आता है तो हम उसको जो है फैक्टराइजेशन वगैरह से सॉल्व करते हैं। अगर 0.0 फॉर्म नहीं आ रहा होता है तो हम डायरेक्टली जो है 5 वैल्यू रख देते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि हम पहले जो है डायरेक्टली लिमिट वाली वैल्यू, जैसे x अप्रोचेस टू 5 है, लिमिट ये लिखा हुआ है कि x अप्रोचेस टू 5 है, जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है ना कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 है, ऐसे, तो जो भी यहाँ लिखा होता है वो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर वो रखने पर 0.0 नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली वैल्यू रखना ही उसका आंसर है, और अगर 0.0 आ रहा है तो हम उसे फैक्टराइज करते हैं। तो इस तरह से जो है एक तो ये मेथड हमने इसमें रिवाइज़ किया, ठीक है। तो बच्चों लोग अब हम लिमिट के और भी क्वेश्चंस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी करेंगे और फर्स्ट प्रिंसिपल भी करेंगे। तो वो हम लोग अभी जो है इस वीडियो के अभी आगे करते हैं। तो अब बच्चों मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ कि हम लोग जैसे क्वेश्चन बनाते हैं लिमिट का, या कोई भी जो टीचर है वो क्वेश्चन बनाता है लिमिट का तो कैसे बनाता है। तो अभी हम लोग एल्जेब्रिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 लिखा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक लाइन खींची और ऊपर मैंने कोई भी एक फैक्टर ले लिया, जैसे मैंने x³ प्लस x लिख लिया। अब मैं अगर इसमें x को 3 रखूँगा तो ये 27 बनेगा और ये 3 बनेगा। तो 27 + 3 कितना होता है, 30। तो ये मैं -30 कर देता हूँ। तो इसका मतलब है कि इसमें मैं x को जब 3 रखूँगा तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, इस पूरे की ये जो ब्रैकेट में है उसकी वैल्यू 0 आएगी। और नीचे जो है वो मुझे एक फैक्टर याद है, x³ - 6x² + 11x - 6, ये मुझे फैक्टर याद है। तो इसकी वैल्यू भी जो है 3 पे 0 आती है, ये मेरे को याद है। एक्चुअली बच्चों आप देखोगे कई बार कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर मुझे लिखना होता है तो मैं यही वाला लिखता हूँ, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है आप भी देख लो, ये x = 1 पे, x = 2 पे,
और x=3 पे, तीनों पे इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो यही वाला पोलिनोमियल जो है मैंने यहाँ समझाते वक्त इसी को यूज़ किया था, क्योंकि मैंने क्या है इसको याद कर रखा है, क्योंकि हम लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है ऐसे पोलिनोमियल की। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 पोलिनोमियल ऊपर नीचे लिख दिए है और मैंने यहाँ पे लिमिट ले ली है कि x अप्रोचेस टू 3 है। अब ये लिमिट का ना एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया है। तो इस वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस वाले के अंदर मैं डायरेक्टली 3 रखता हूँ, तो ऊपर वाला भी जो है वो 0 आएगा और नीचे वाला भी 0 आएगा, यानी कि ये 0/0 फॉर्म है। तो मुझे इस 0/0 फॉर्म को जो है डायरेक्टली तो वैल्यू 3 नहीं रख सकता मैं, तो मुझे इसे फैक्टराइज़ करना पड़ेगा। तो इस वाले के अंदर बच्चों फैक्टराइज़ करने का एक ही अच्छा तरीका है कि मैं x-3 से दोनों को डिवाइड कर दूँ। तो नीचे वाले को जब मैं x-3 से डिवाइड करूँगा तो x-3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, और इसके जो 2 फैक्टर हैं बाकी के वो हमारे ये बनेंगे। और ऊपर वाले को जब मैं x-3 से डिवाइड करूँगा तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। पहला तो x² आएगा और लास्ट में जो है वो +10 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है -3x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 1 मिनट सोचने दो, शायद +3x आएगा, तो ये इससे होगा तो हाँ +3x आएगा। आप डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा। मेरे पास एक टेक्निक है, उससे मैंने इसका आंसर वैसे फैक्टराइज फटाफट कर लिया। तो इस तरह से फैक्टराइज हो जाएगा। अब इसके अंदर में ये जो x-3 ये कट जाएगा। एक्चुअली x-3 ही जो है वो था फैक्टर जो 0 ला रहा था। कैसे? देखो x को अगर मैं 3 रखूँगा तो 3 - 3 ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 है। तो ऊपर वाले को भी 0 बनाने के लिए जो काम कर रहा था ना वो x-3 था, और नीचे वाले को भी 0 बनाने के लिए जो काम कर रहा था वो x-3 था। तो x-3 तो कट गया। तो अब ये जो बचा है वो हम लिख लेंगे। लिमिट अभी तक हमने ली नहीं है, अभी तक केवल हमारा जो ऊपर नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे, जो पोलिनोमियल्स थे, उनको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ऊपर जो है बच्चों x² + 3x + 10 आएगा, और अपॉन में जो है वो x² - 3x + 2 आएगा, ये आएगा। और चूंकि अब हम लोग इसको कैंसिल भी कर चुके हैं फैक्टर को, जिससे 0 हो रहा था, तो अब हम डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं। तो इस वाले के अंदर हम डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे। तो ये हमारा जो है सॉल्व होकर क्या आता है देख लेते हैं। तो ऊपर वाला जो है 9 + 9 18, 18 + 10 जो है वो 28 हो जाएगा, और नीचे ये 9 और ये 9 कट जाएगा, तो नीचे 2 आएगा। तो फाइनल आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा 14। तो फाइनल आंसर जो है 14 आ जाएगा। तो जितने भी एल्जेब्रिक क्वेश्चन होते हैं वो हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एल्जेब्रिक क्वेश्चंस और लूँगा, क्योंकि एल्जेब्रिक क्वेश्चंस में भी काफ़ी सारी वैरायटी है। तो कुछ क्वेश्चंस और लेके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, और वो क्वेश्चन है z⁴ 1/2 -5 अपॉन z - 25, और लिमिट z अप्रोचेस टू 25 है। अगर मैं z को 25 रख दूँ तो ये जो है वो 0/0 फॉर्म है। आप भी डायरेक्टली वैल्यू रख के देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो इस वाले को हमें जो है सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना मैं कैसे करूँगा। ठीक है, बहुत सी टेक्निक्स होती हैं मैथ्स के अंदर, बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, तो धीरे धीरे आपको सीखनी है। पता नहीं बार बार यहाँ मैं x लिख देता हूँ, पर क्वेश्चन एक्चुअली z में है। तो वापस देखो, मैंने इसको ओवरराइट करके z किया। तो z अप्रोचेस टू 25 है, और ये z⁴ 1/2 ठीक है, ये 5 भी ठीक है। ये जो नीचे z लिखा हुआ है, इस वाले z को मैं क्या करूँगा, z⁴ 1/2 का ना स्क्वायर लिख लूँगा। तो इसको मैं नीचे ये जो z लिखा हुआ है उसको मैं लिखूँगा z⁴ 1/2 का स्क्वायर। तो इस वाले को मैं z⁴ 1/2 का ना स्क्वायर लिख लूँगा, और माइनस जो 25 है इसको 5 का स्क्वायर लिख लूँगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि ऊपर वाला तो चलो एज इट इज़ ही है, z⁴ ½ - 5, नीचे ये जो है a² - b² बन जाएगा। तो ये a + b मल्टीप्लाई बाय a - b हो जाएगा। तो ये a + b मल्टीप्लाई बाय a - b हो जाएगा, और ये दोनों फैक्टर सेम हो गए तो कट जाएंगे। जितने भी एल्जेब्रिक क्वेश्चन हैं, जब तक उसमें ऐसे फैक्टर कटते नहीं हैं तब तक क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन नहीं आता है। तो अब इसके अंदर में ये फैक्टर जो है कट गए, ऊपर 1 बचेगा और नीचे z⁴ 1/2 + 5 बचेगा। अब फैक्टर कटने के बाद में अब हम इसके अंदर वैल्यू रख सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर में z को जो है वो जो भी उसकी वैल्यू अप्रोच कर रही है वो रख देंगे, जो कि 25 है वो रख देंगे। तो ये 25 की पावर 1/2 + 5 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में ये जो 25 की पावर 1/2 है, ये 25 की पावर 1/2 क्या होगा, ये 5 होगा, और 1 + 5 ऑलरेडी चल रहा है, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10।
तो ये हमारा 1/10 हो जाएगा। तो ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। तो इस वाले के अंदर में भी हमने फैक्टराइजेशन ही किया था, लेकिन जैसा क्वेश्चन का फॉर्म था उस हिसाब से फैक्टराइजेशन जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से हुआ था। अब बच्चों एल्जेब्रिक क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, हम लोग रैशनलाइज भी करते हैं। जितने भी रूट वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम रैशनलाइज करते हैं। तो मैं एक रूट वाला क्वेश्चन बना के यहाँ पे लिखता हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक रूट वाला क्वेश्चन लिखा है, अंडर रूट वाला। और इस वाले में आप देख सकते हैं कि अगर हम डायरेक्टली एक्स को 3 रख दें, तो यहाँ पर अगर मैं 3 रख दूँ तो 3 3 से हो जाएगा 9, 9 + 7 हो जाएगा 16, और इस 16 का जो अंडर रूट है वो आएगा 4, 4 - 4 कितना हो जाएगा 0। तो ऊपर वाला जो है वो 0 आ रहा है। नीचे जो है वो x - 3 लिखा है मैंने सिंपल, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली 3 रखेंगे तो नीचे वाला भी 0 आ जाएगा। एक्चुअली मेरा फोकस जो है ऊपर वाले पे ज़्यादा था। ऊपर वाला मैंने जानबूझकर एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाया जिसमें अंडर रूट भी है और x को 3 रखने पर 0 भी आ रहा है। x3 मतलब जो अपन ने लिमिट ले रखी है। अगर यहाँ x अप्रोचेस टू 4 होता तो उसका भी यहाँ पे कोई ना कोई अंडर रूट वाला मैं बना सकता था। अब ये जो डिनोमिनेटर है, अगर मान लो किसी बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा हो तो वो इसको भी चेंज कर सकता है। इसको हम 8x² - 8x कर सकते हैं। अब देखो आपके सामने कर रहा हूँ, x को अगर मैं 3 रखूँगा तो ये मेरा जो है 9 बन जाएगा और ये 24 बन जाएगा। तो 9 में से 24 माइनस होगा तो कितना आएगा -15। तो इस वाले को अगर मैं +15 कर दूँ, ठीक है, तो इस वाले को अगर मैं +15 कर दूँ तो ये अपॉन में जो क्वाड्रेटिक है वो एक ऐसा क्वाड्रेटिक है कि 3 रखने पर वो 0 हो जाएगा। तो इससे क्या है कि चलो अपॉन वाला भी कुछ ना कुछ फैक्टराइजेशन वाले फॉर्म में आ गया। अब इस वाले को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इस वाले को सॉल्व करने के लिए इसके अंदर जो चीज़ मुझे सिखानी है वो ये है कि अंडर रूट वाले को हमेशा रैशनलाइज करके ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3x + 7 -4 है, तो इसे हम क्या करेंगे, 3x + 7 अंडर रूट +4 वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो 3x + 7 अंडर रूट +4 इस वाले से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। और इसके अपॉन में जो क्वाड्रेटिक है, पहले यहाँ पे x - 3 था, उससे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जैसे हमने इसको क्वाड्रेटिक बना दिया तो इस वाले को हम फैक्टराइज करेंगे तो x - 3 x - 5 दो इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो हमने क्या है, डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज कर लिया और अंडर रूट वाला जो है उसको सॉल्वेबल फॉर्म में लाने के लिए, मतलब उसको हम सॉल्व कर सकें, उसके लिए हम रैशनलाइज कर रहे हैं। तो देखो अब इसमें आगे क्या होगा, इस वाले में बच्चों आगे क्या होगा, ये ऊपर जो है ये a - b फॉर्म में है और ये a + b है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा a² - b² ऊपर वाला, और नीचे जो फैक्टराइज किया था वो तो है ही। और ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होकर ये आ गया a² - b², और एक ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो बचेगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे साथ में लिख लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे हो गया। अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, इस वाले में हम आगे क्या करेंगे, ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो ये 3x + 7 हो जाएगा, और ये स्क्वायर से -16 हो जाएगा, और अपॉन में ये जो फैक्टर है और ये जो अंडर रूट वाले टर्म ये वाला फैक्टर है ये एज इट इज़ चलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ऊपर कैलकुलेशन चलेगी, 7 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा, 7 - 16 करेंगे तो -9। तो ये ऊपर जो आएगा उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये 3x - 9 आएगा, और इसमें से कंफर्टेबली हम 3 कॉमन ले सकते हैं तो x - 3 बचेगा। तो स्टेप बचाने के लिए ये ऊपर वाले को मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया और 3 कॉमन लेकर भी आपको बता दिया। आप भी चाहो तो एग्ज़ाम में ऐसा कर सकते हो। तो ये 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ x - 3 और अपॉन में ये x - 3 है और x - 5 है और 3x + 7 अंडर रूट है और प्लस ये 4 है। ठीक है, तो ये अब हमारा एक्सप्रेशन यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। अब बच्चों एल्जेब्रिक क्वेश्चंस में अंडर रूट वाला था तो क्या हुआ था, तो एल्जेब्रिक क्वेश्चन में मैंने देखा है हर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि यहाँ पे जो लिमिट है कि x अप्रोचेस टू 3 है, तो 3 रखने पर अगर 0 आ रहा है तो ऊपर वाले में भी जो है कुछ ना कुछ करके x - 3 फैक्टर बनेगा, नीचे वाले में भी कुछ ना कुछ करके x - 3 फैक्टर बनेगा, और यही जो है वो कल्प्रिट है, यही अपराधी है। तो जब ये फैक्टर बन जाता है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, और जो बचा हुआ है उसके अंदर हम x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। पहले नहीं रख सकते थे, पहले रखते तो ना ये दोनों जो है फैक्टर जो कटे हैं वो 3 रखने पर ये भी 0 बन जाता, ये 0 बन जाता, तो आंसर जो है वो 0/0 फॉर्म में रहता और हमको मार्क्स भी 0 मिल जाते हैं। तो इनको काटने के बाद में फिर हम वैल्यू रखते हैं, तो हर जगह पे हम 3 रख देंगे, तो यहाँ पर भी 3 रख देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर भी हम 3 रख देंगे। ठीक है,
और ये +4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 3 है और नीचे 3 - 5 कितना हो जाएगा -2, और ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, 9 + 7 कितना होगा, 9 + 7 होगा 16, और 16 का अंडर रूट कितना आएगा 4, और ये वाला +4 इसमें है ही। तो इस तरह से 3/-2 और ये 4 + 4 हो जाएगा 8। तो ये हमारा सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा -3/16। तो ये हमारे लिमिट की जो है वैल्यू आएगी। तो 12th क्लास में भी जब हम कंटिन्यूटी सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर एक्चुअली कंटिन्यूटी जो है वो लिमिट ही है, उसके अंदर हम लिमिट ही सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वो हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।